पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे इतना बड़ा चाय का बाग मौजूद है। नाज़रीन, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए ख़ुराक जिसको FAO कहते हैं उसके मुताबिक देखें तो पाकिस्तान में चाय के इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तान 7वें मुल्कों में शामिल हो चुका है। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में शामिल हो गए हैं। अगर हम फ़ी कस इस्तेमाल की बात करें तो पाकिस्तान में हम 1.20 किलोग्राम चाय फ़ी कस आदमी पाकिस्तान में इस्तेमाल करता है। तो इस तरह आप देखिए, अगर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है तो हम 22-23 करोड़ किलोग्राम चाय सालाना बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसके ऊपर हमारा तकरीबन $600 मिलियन रुपीस का खर्चा आता है। और ये इतना बड़ा ज़र मुबादला जो हम चाय की जो है इंपोर्ट के ऊपर खर्च करते हैं, इसको बचाना और इसके लिए हमें ख़ुद से बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान में चाय की काश्त को फ़रोग़ दें। हमारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हम चाय पीने की जो है हमारे पास मकदार इसको कम कर दें, और या फिर चाय उगाने के काबिल अपने आप को कर लें। तो आज हम मौजूद हैं जो हमारा पाकिस्तान में चाय का सबसे बड़ा अदारा नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मानसहरा के इलाके शंक्यारी में है, जहाँ पे 25 मई को सालाना हर साल चाय का कौमी दिन भी मनाया जाता है, जहाँ पे हम आपकी मुलाकात कराएंगे इस चाय के काश्तकारों से, इसके एक्सपर्ट से, और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे चाय का बहुत ही खूबसूरत जो बाग है, किस तरह का गार्डन लगता है, और इसकी टी प्रोसेसिंग यूनिट यानी चाय की फैक्ट्री भी जहाँ पे लगी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये बड़ा अच्छा जी वेदर मानसहरा का और चाय का गार्डन, इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमें तो खुशी हुई है कि आप हमारे इलाके में आए। चाय कब से आप कर रहे हैं और ये शौक़ कैसे हुआ? ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। शौक़ मुझे यूँ पैदा हुआ कि मैं देखता था जी। हमारे चाय के जो पहले काश्तकार थे जनाब रुस्तम खान एडवोकेट साहब, अच्छा, उन्होंने चाय लगाई हुई थी और मेरे घर के पास से वो चाय के बाग। और ये किस सन की बात है? 60 की बात, 60 से पहले की अच्छा, बात है। 1960 में पाकिस्तान में चाय लगनी शुरू हो गई थी। उस वक्त उसने लगाई थी, लेकिन उस वक्त मशरिकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान हुआ करता था उस सही। वक्त। डॉक्टर ब्राबंट जो थे एक जर्मन माहिर थे, ये उनकी निगरानी में उन्होंने चाय की काश्त यहाँ पर की थी। हम उनके बागों में जाते थे, देखते थे उनको भी, और फिर यूँ हुआ कि मैं चला गया बाहर वापस। वहाँ पर मैंने तुर्की वालों को देखा चाय करते हुए। फिर मैं पाकिस्तान आया तो रुस्तम खान एडवोकेट साहब ने नए सिरे से चाय की उसका आगाज़ किया था। अच्छा, माशाल्लाह, बेहतरीन जी। तो मैं उनके पास जाया करता था और देखता था कि कर क्या रहे हैं, प्लकिंग करते करते। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनके पास FAO के नुमाइंदे थे, जॉन सी फिलिप्स। वो आए, उनके बाग को उन्होंने मुआयना किया और मैं देखता था उनको सारे के सारे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उन्होंने वो चाय पी थी ना जी, तो रुस्तम खान के हाथ की बनी हुई थी। उन्होंने जॉन सी फिलिप्स, उनकी टीम ने कहा कि हैंडमेड टी उस टाइम बन रही थी, कोई टी प्रोसेस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा आज मैं दुनिया की बेहतरीन चाय पी रहा हूँ। वाह, कमाल है। ये जॉन सी फिलिप्स के अल्फाज थे ये। हाँ। उसके बाद एक माहिर जंगलात थे इंटरनेशनल, रे एटकिंसन साहब, वो आए, मैं उनके साथ रहा और फिर सर करते करते मैं देखता करते क्या है, मुझे दिलचस्पी पैदा हो रही थी। जी। तो अभी कितने एरिया पे लगी हुई है चाय जो है? अगर हम मानसहरा की बात करें या बाकी बात करें, ओवरऑल कितने गार्डन हैं और कितने एरिया में लगी हुई है चाय यहाँ पे? तकरीबन 33 एकड़ पर इनकी चाय। इसकी नाकामी की बुनियादी वजह एक तो ये है कि उस चाय तो लगा दी लेकिन फैक्ट्री कोई भी नहीं थी, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बन सकती। जी जी, लेकिन अब तो टाइम वो अब तो कहते हैं लग चुका है पाकिस्तान में, ब्लैक टी का भी, ग्रीन टी का भी लग चुका है। तो कितना रोजगार आप समझते हैं पाकिस्तान में इस हवाले से आ सकता है, जो हमारी यूथ है या हमारे जो लोग हैं यहाँ के मानसहरा में या जहाँ पे भी काश्त हो रही है चाय? 64,000 एकड़ रकबा सूटेबल फॉर टी ये पाकिस्तान में है, जिसमें कि ज़रा मानसहरा ये 1000 डिवीज़न का आप समझ लें। उसके बाद स्वात का कुछ एरिया है, आज़ाद कश्मीर का कुछ एरिया इसमें है। जी, इस वक्त यही वो एरिया है जहाँ पर कि चाय कमाई से लग सकती है, क्योंकि इसमें होता है कि pH इसकी जो है ना ज़मीन की तेज़ाबियत वो 4.5 से 6.5 के दरमियान हो, तो उसमें वो चाय तेज़ाबी ज़मीन उसमें वो ज़्यादा अच्छी चाय लग सकती है। अगर उससे कम होती है फिर भी नहीं लगेगी, ज़्यादा होती है फिर नहीं लगेगी।
तो इसमें वो ज़मीन की जो होती है ना तजाबियत वो उनको देखनी पड़ती है। तो ये सूटेबल रकबा यहाँ पर वो है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जो आएगी, तो एम्प्लॉयमेंट जो है अगर तमाम एरिए में लग जाए, जी, ख़वातीन भी होंगे, मर्द भी होंगे, मुकम्मल फैक्ट्री लगे, तो अगर सही तौर पर देखा जाए तो 12 लाख से ऊपर अफराद को रोज़गार मिल सकता है इससे। ये बंजर ज़मीनें जब वो आबाद करेंगे, चाय लगाएंगे, तो ज़मीनें आबाद हो जाएंगी। मुझे एक तुर्की वालों ने ये कहा था कि जितना रकबा आपके पास है उससे कम रकबा हमारे पास है, और हम न सिर्फ चाय में खुद कफील हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बड़ी बात। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? इसमें थोड़ा सा बता दीजिए कि ब्लैक टी कौन सी है, ग्रीन टी कौन सी है? ब्लैक टी और देखिए पौधों का फ़र्क होता है, मुख्तलिफ अक़साम है। अब कीने के पौधे और तरीके से हैं, आसाम वाले और तरीके से हैं, ये चाइना वाले और तरीके से हैं। ये आप देखें, अब देखें बाज़ जगहों पर आप ये देख रहे हैं, असल पिकिंग करनी है। हाँ देखिए, पिकिंग करनी है। अब ये है कि बेहतरीन जो है ना जी, टू लीव एंड अ बड, ये बेहतरीन चाय बन रही है आपकी। ये वाला जो टू लीव एंड अ बड, ये बेहतरीन चाय बन रही है आपकी। नीचे के पत्ते लेंगे, यहाँ लेते रहेंगे तो आपकी चाय की क्वालिटी कम होती जाएगी। ठीक है। अब एक और जगह पर ऐसा होता है कि ये जो आप बड ले रहे हैं ना, बड, इस बड की भी चाय बनती है और ये बड़ी कीमती चाय दरमियान में, इसको वाइट टी जो कहते हैं। वाइट टी। अब देखें यहाँ से ये सारे करते हैं, तो ये चाय अगर 100 रुपये किलो है ना जी, तो टू लीव एंड अ बड जो है ये 200 रुपये किलो होगी, और जो इस दूसरी बड वाली है ये 400 रुपये किलो हो जाएगी। इतना डिफरेंस है आपस में। अब ये देखें, ये डंडियाँ वगैरह जो प्रोसेस में ये डंडी वगैरह निकल जाती है। जब दुनिया में देखें, आप श्रीलंका देखें और देखें, तो जब चाय लगाता है तो चाय 4-5 साल तक तो उसमें कुछ हासिल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। इंटरक्रॉपिंग साथ की जाए, इंटरक्रॉपिंग करें या इनको उस 4-5 साल के लिए कुछ एड दें सालाना। काश्तकारों में जज्बा पैदा करें, जैसे कि अब आप एग्री टूरिज्म वाले कर रहे हैं, जिससे फ़रोग मिल रहा है इसको, जिससे फ़रोग दे रहे हैं इसको। मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह ये जैसा कि प्रोग्राम होते रहें, लोग आएंगे इसके अंदर। इस वक्त अवेयरनेस भी लोगों की इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। आप लोगों का प्रोग्राम जो है बेहतरीन प्रोग्राम है, डिस्कवर पाकिस्तान है, ये प्रोग्राम चला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन मतलब अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस आएगी। अच्छा, बहुत से लोगों को तो पाकिस्तान पता ही नहीं कि हमारे पास चाय के बाग भी मौजूद हैं यहाँ। हाँ जी, ऐसा ही है। जो ब्लैक टी है, या हमारी जो वाइट टी है, या हमारी जो ग्रीन टी है, वो एक ही पौधे से सारी की सारी चाय हासिल की जाती है। ये जो पहला इसके दरमियान में एक पत्ता आपको नज़र आ रहा है, ये दुनिया की बड़ी फाइनेस्ट टी होती है, जिसको हम वाइट टी बोलते हैं। ये बहुत ही कीमती चाय होती है। इससे हम वो चाय लेते हैं जो दुनिया की सबसे फाइनेस्ट टी है, जिसको कहते हैं वाइट टी। फिर सेकंड जो थर्ड इसके लीफ हैं, इसी से हम ग्रीन टी जो है वो बनाई जाती है, और लास्ट में जो बचते हैं इससे हम ब्लैक टी बनाते हैं। कि जो टी गार्डन टूरिज़्म दुनिया में क्या स्टेटस है, और पाकिस्तान में इस टूरिज़्म को देख के किस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। मैं एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहूँगा। अगर कोई यहाँ पे हो और टूर के लिए आए, बैकग्राउंड पे ये लश ग्रीन एनवायरनमेंट हो और टी का एक कप हो, और फिर उसके बाद जो है कोई राइड हो, कोई कैमल राइड हो, कोई हार्स राइड हो, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया हो, तो ये कितना ऑथेंटिक रेस्टोरेंट फूड हो। जब हम टी टूरिज़म की बात करते हैं तो नेचुरली जो एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है, ये इतना रिबूस्ट होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है कि ख़ुद से यहाँ पर एक चार्मेंट, एक एक्साइटमेंट जो है क्रिएट हो जाती है। जनरली मैं कहूँ तो हमारा जब दिन का आगाज़ होता है टी से शुरू होता है, और फिर जब इख्तिताम होता है तो बहुत सारे लोगों का इख्तिताम भी टी पे हो जाता है, वो ग्रीन टी में हो या हर्बल टी पे हो। अगर हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट जो इस वक्त है वो है 74 मिलियन। अगर ये हर एक सुबह एक कप चाय पिए एज ए टूरिस्ट, तो ये इंडस्ट्री को 3 बिलियन रुपए दे रहे हैं। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट।